हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज 25 नवंबर है। दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को हम जल्दी से देख लेते हैं। अगेन जो न्यूज इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है उनको भी हम कवर कर रहे हैं। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो करंटली आपके सामने है वो ये है कि अभी इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है। तो जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इनको ओथ एडमिनिस्टर करा रही है। एंड विद दिस जस्टिस सूर्यकांत हैज become the 53rd CGI, 53rd Chief Justice of India, और इनका करीब एक साल से थोड़ा सा लंबा टेन्योर होने वाला है और ये February 2, 2027 तक इंडिया के चीफ जस्टिस रहेंगे। ओके, तो अब आप कहेंगे सर कि पेपर तो बन गया होगा जस्टिस सूर्यकांत को जानने का, या इनका बना, ये बने नहीं बने इसको जानने का क्या है? बिकॉज हमारे पर्टिकुलर लॉ के अंदर में या हमारा जो पर्टिकुलर ट्रेडिशन रहा है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बनाया जाता है वो पहले ही पता चल जाता है। तो पॉसिबली यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन क्लैट कंसोर्शियम के पास में भी है कि नेक्स्ट सीजीए इन लाइन कौन हो सकता है, बिकॉज हमारा जो पर्टिकुलर रूल है वो है सीनियोरिटी का रूल। ओके, सीनियोरिटी का रूल है और सीनियोरिटी यहां पे देखी जाती है नॉट इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स एज के हिसाब पे नहीं चेक करते सीनियोरिटी, ना ही उसका पूरा टोटल टेन्योर देखा जाता है। ठीक है, टोटल टेन्योर नहीं, सिर्फ टेन्योर एज सुप्रीम कोर्ट जज, टेन्योर एज सुप्रीम कोर्ट जज के अकॉर्डिंगली देखा जाता है। इंटरेस्टिंगली जो आपके प्रीवियस सीजीआई थे बी.आर. गवाई और आपके जो अब करंट सीजीआई बन गए हैं जस्टिस सूर्यकांत, दोनों का अपॉइंटमेंट सेम डे पे हुआ था, बट बिकॉज जस्टिस बी.आर. गवाई एज में उनसे बड़े थे इसलिए फिर उनको प्रायोरिटी मिली और सेकंड नंबर पे आ जाते हैं बिकॉज उसके बाद में एज में इनका नंबर आता था। तो पहला रूल तो आपका सीनियोरिटी रहेगा, उसके बाद हम एज देखते हैं। ओके, फिर मैंने आपको वापस से अपॉइंटमेंट प्रोसेस हम कर चुके हैं इसलिए मैंने सोचा कि इसको क्वेश्चन फॉर्म्स में बना लेता हूं और आपसे पूछ लेता हूं। जैसे कि सीजीआई जो है कि हम कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू यहाँ पे अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी और आपके बाकी जजेस को भी। तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उसके अंदर में कितने मेंबर्स होते हैं? ओके, तो मेंबर्स ऑफ कॉलेजियम सिस्टम जो है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, ऑल्सो अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड ओथ भी कौन लिखवाता है, ओथ भी कौन कराता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फाइनली व्हाट आई वांट टू आस्क यू कि भाई टोटल स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? बट आई बिलीव कि हमारा पर्टिकुलर न्यूज एनालिसिस इनकम्प्लीट होता है अगर हम उन क्वेश्चंस को या उन फैक्ट्स को गो थ्रू ना करें जो हमारे क्लैट एलेट एग्जाम में आ सकते हैं। So what I've done is I've compiled some of the first in Indian judiciary. For example, you should know who was the first Chief Justice of Supreme Court in India. Okay, why I'm not saying Supreme Court of India? Because जो पहला Supreme Court बना था वो Supreme Court at Calcutta था और उसको Supreme Court of India कहना गलत होगा because वो 1774 में ही बन चुका था। तो जब आपका सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा बना, हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्री इंडिपेंडेंस? तो हम कह सकते हैं सर एलिजा एमपी वाज द फर्स्ट सीजीआई, ओके, या फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज टू बी अपॉइंटेड और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। ओके, इसके बाद मैंने आपके लिए ही ब्लैंक छोड़ा है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताइए आप जो बेसिकली आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस अपॉइंट किया गया हो। तो जब हम एक रिपब्लिक बन चुके थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, उसके बाद पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा भी जितने भी आपको फर्स्ट दिख रहे हैं ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू नो कि भाई विमेन जज, फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी? ओके, फर्स्ट दलित जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉट द सीजीआई। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि दलित जज का पूछा जाता है, समवन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट जो आपका चीफ जस्टिस बनाओ, ये जस्टिस जज बनाओ, ये पूछा जाता है और वो फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लिखकर आ जाते हैं जो कि के.जी. बालाकृष्णन थे। ओके, सो ही वाज द फर्स्ट दलित सीजीआई। बट अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट दलित जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो 1980 में जस्टिस ए वरदराजन बिकेम द फर्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु केम फ्रॉम दलित कम्युनिटी। इसके अलावा जस्टिस फातिमा बीवी, अगेन फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नॉट चीफ जस्टिस। अभी तक हमारा कोई भी विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बना है। सो हु इज गोइंग टू बी द पॉसिबल फर्स्ट विमेन सीजीआई? बिकॉज आई सेड कि हमें पहले ही पता पड़ जाता है बिकॉज ऑफ सीनियोरिटी रूल। तो आप मुझे बताइए हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? Okay, anyway, first women judge of Supreme Court was Justice Fatima Bibi. Okay, now you have to tell me first Muslim CGI. I am sure all of you would be able to answer this. तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पहला मुस्लिम जज इंडिया से कौन था।
पहला मुस्लिम सीजीआई कौन था? फर्स्ट सिख सीजीआई तो जगदीश सिंह केहर करके, तो अयोध्या जजमेंट के अंदर में ही वाज आल्सो इन्वॉल्व। सीजीआई टू सर्व द लॉन्गेस्ट टेन्योर, ओके। अब डीवाई चंद्रचूड़ मत टिक कर आना, ये उनके फादर थे जस्टिस वाई यशवंत राव चंद्रचूड़, ही वाज द वन जिनका आज तक का लॉन्गेस्ट टेन्योर है, और इनका टेन्योर एज सीजीआई वाज अराउंड 7 जजेस, ओके। फिर आपसे पूछा जाए फर्स्ट वुमेन जज ऑफ ए हाई कोर्ट, पहली विमेन जज ऑफ हाई कोर्ट कौन रहा है? तो वो रही थी जस्टिस अन्ना चंडी, ठीक है। अन्ना चंडी वाज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ ए हाई कोर्ट, नॉट चीफ जस्टिस बट जज। और अगर आपसे पूछा विमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट तो वो हो जाएगी जस्टिस लीला सेठ, ओके। तो जस्टिस लीला सेठ जो है वो फर्स्ट विमेन सीजीआई है, और फर्स्ट विमेन जज ऑफ अ हाई कोर्ट थी जस्टिस एना चंडी। और अगर दलित चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट पूछ लिया जाए तो जस्टिस भास्कर राव हो जाएगा, ओके। तो ये सब क्या है, मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कंपाइल कर दिए हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो अब लेट हो गए, आप क्यों पूछेंगे भाई, ये जो है ये स्टैटिक जीके है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो मान के चलिए क्लैट के अंदर में कोई करंट का क्वेश्चन होता है तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर से पूछ जा सकते हैं। इसके अलावा एक और डेटा जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये पूरे साल न्यूज में था, क्लैट एलेट में साल पूछा जा सकता है, वो है व्हाट इज द करंट पेंडेंसी ऑफ केसेस, ओके। और यहाँ पे कंटेक्स्ट ये था कि क्योंकि जो आपके सूर्यकांत है, ही हैज बेसिकली स्टेटेड इन मेनी इंटरव्यूज दैट इसका प्राइमरी फोकस, इनका प्राइमरी फोकस क्या है, टू टैकल द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट सिस्टम। तो उसके लिए यू नीड टू नो की पेंडेंसी क्या है। तो ओवर 90,000 केसेस आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 60 लाख केसेस अपने हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। सो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, विच आर द नंबर ऑफ टोटल हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ओके। तो एक स्टैटिक टॉपिक के लिए आपको ये बताना है मुझे कि भाई टोटल हाई कोर्ट्स इंडिया में कितने हैं। और एक और चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप ये और पता करिए, देयर आर सर्टेन हाई कोर्ट्स व्हिच सर्व एज द हाई कोर्ट फॉर मोर देन 1 स्टेट और यूटीज। तो विच आर दोस पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स जो एक से ज्यादा स्टेट को यहां पे सर्व करते हैं, ओके। तो अपनी सर्विस एक से ज्यादा स्टेट में प्रोवाइड करते हैं, तो वो हाई कोर्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। अगर मैं टोटल करता हूं तो 4.9 करोड़ केसेस, 4.9 यानी 4 करोड़ से ज्यादा केसेस तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट्स के अंदर में पेंडिंग है। 90,000 प्लस सुप्रीम कोर्ट में है और 60 लाख प्लस आपके हाई कोर्ट के अंदर में है, ओके। तो ऑल दिस, ये पूरा का पूरा पेज जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू राइट इट, बट एट द सेम टाइम सीजेआई ऑफ इंडिया, मुस्लिम जज, और इसके अलावा मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, कौन कौन से ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जो एक से ज्यादा स्टेट को यहां पे सर्व करते हैं। तो वो सारा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी इसका आप यहां पे एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगेन आई सेड कि सिर्फ वो टॉपिक्स कवर करेंगे, उस लेवल पे कवर करेंगे जो अभी तक भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो एज यू आर अवेयर कि हमने एसआईआर को बहुत डिटेल में कवर किया था जब हमने बिहार इलेक्शन के अंदर में एसआईआर कॉल करी गई थी बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो सारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से ही न्यूज चल रहा है आपके। तो इलेक्शन कमीशन हो गया, एसआईआर हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ओके, तो अगर हम इस जो एसआईआर की पावर देखते हैं तो ये पर्टिकुलर पावर इलेक्शन कमीशन को ही दी हुई है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1951 है। तो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करने की जो पावर है, और ये पावर ईसीआई के पास प्लीनरी पावर है, मतलब कंप्लीट पावर है, और वो कभी भी एसआईआर कंडक्ट करा सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि आपको ये एक पीरियड के बाद ही कराना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में फुल पावर है कि वो कभी भी अपना एक पर्टिकुलर एसआईआर कंडक्ट करा सकता है। तो बिहार इलेक्शंस की लर्निंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करा कि हम ये जो एसआईआर्स हैं इनको जितने भी जो स्टेट्स अब जितनी भी स्टेट्स इंडिया में, यूटीज इंडिया में, उन सब के अंदर में इंप्लीमेंट करेंगे, और हम फेज वाइज मैनर में करेंगे। तो स्टार्टिंग विद दो स्टेट्स, स्टार्टिंग विद दोस यूटीज जिनमें सबसे जल्दी इलेक्शन से सबसे पहले वहां होगा। तो अभी करंटली जो एसआईआर कितने स्टेट्स यूटी में हो रहा है, तो अराउंड 12 स्टेट यूटीज में हो रहा है। किस किस में हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और करीब 51 करोड़ वोटर्स वुड बी कवर बाय दिस। ओके, तो करीब करीब ये मान के चलिए कि 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका है? तो एसआईआर के अंदर में सिर्फ आपको नाम ही नहीं लिखवाना है, उन सारे रिकॉर्ड को डिजिटाइज भी करना था। तो उसमें सबसे आगे गोवा है। Goa being a small state with not that much population, it has performed really well. 76% है इसका। राजस्थान, which is a large state with a good population, is also not far behind. यहाँ पे भी 72% हो चुका है। But there are some low performing state also laggards हैं जो आपके, जैसे कि केरला, जिसमें lowest अभी तक आपका डिजिटाइजेशन किया गया है।
ओके और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि देर आर सर्टेन इंसिडेंसेस जहां पे जो बीएलओ ऑफिसर है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर होता है, नॉट ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है, उस पर्टिकुलर पर्सन पे इतना ज्यादा प्रेशर है एसआईआर को टाइम बाउंड मैनर में करने का कि वो उस पर्टिकुलर प्रेशर को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एंड देयर आर न्यूज ऑफ सुसाइड्स, देयर आर न्यूज ऑफ रेजिग्नेशन, देयर आर न्यूज ऑफ प्रोटेस्ट विद रिगार्ड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर बीएलओस, बिकॉज इनके ऊपर पे इसको टाइमली मैनर में करने का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। ओके हाउएवर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई ये जो एसआईआर एक्सरसाइज है इसको ग्राउंड लेवल पे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो याद रखना कि एसआईआर एक्सरसाइज को ग्राउंड लेवल पे कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, बीएलओस होते हैं, ये बेसिकली इसको कर रहे हैं। तो जो बीएलओ होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस किस के लिए है, तो भाई पूरे प्रोसेस के लिए यही है, डेटा अपलोडिंग, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कलेक्ट करेगा और डेटा अपलोड करेगा। तो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज तो सब जगह हो चुकी है, सबसे ईजी है, सबको फॉर्म देना है, बट उसके बाद फॉर्म को कलेक्ट करना और फिर डेटा को अपलोड करना इसी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज एन आर्डुअस टास्क। और उस अपलोडिंग के टाइम पे भी आपको हर चीज का ध्यान रखना है कि क्या पर्टिकुलर डिटेल्स है वो सही से जा रही है या नहीं जा रही है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहां पे इंक्रीज वर्कलोड और जो टाइमलाइंस इतनी स्ट्रिक्ट करी हुई है उस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर उन लोगों पे हो रहा है और इस वजह से बहुत सारे हमें सुसाइड तक के केसेस भी सुनने को मिल रहे हैं। ओके बट अदरवाइज एसआईआर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसका बेसिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं जापानीज डेलीगेशन विजिट्स इसरो टू रिव्यू स्टेटस ऑफ चंद्रयान 5 और ल्यूपेक्स मिशन। तो इंडिया चंद्रयान 1, 2, 3 कर चुका है, चंद्रयान 4 पाइपलाइन में है और उसके बाद का जो चंद्रयान 5 मिशन होगा जो हम जापान के साथ मिलकर करने वाले हैं, ल्यूपेक्स मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, फुल फॉर्म इसका ये है, वो उसके पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस पर्टिकुलर प्रोग्रेस को देखने के लिए जापानीज डेलीगेशन इंडिया आया हुआ है। तो आफ्टर निसार जो सक्सेसफुली हम कर चुके हैं नासा के साथ में, नेक्स्ट बिग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इन द स्पेस सेक्टर इज योर दिस ल्यूपेक्स प्लेन। ओके सो ये जो ल्यूपेक्स मिशन है दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर मिशन, इंटरनेशनल स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। ओके तो यहाँ पे एक जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन हो रहा है जिसमें इसरो और जाक्सा जो है ये दोनों पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ल्यूपेक्स इज द नेम, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। कौन सा पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल है, तो इसमें कोई पीएसएलवी, जीएसएलवी, मार्क 3 या एलवीएम नहीं है, इसके अंदर में जापान का HL-24L रॉकेट यूज किया जाएगा। ओके सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। लॉन्च व्हीकल क्या है, इसका लॉन्च व्हीकल है H324L। तो इसमें इंडिया क्या कंट्रीब्यूट करेगा, जापान क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो इंडिया तो कंट्रीब्यूट करने वाला है लैंडर। तो जो पर्टिकुलर लैंडर है जो बेसिकली आपका लैंड करेगा मून के ऊपर पे, विच इज द डिफिकल्ट पार्ट, इट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय इसरो। व्हाई इसरो, बिकॉज इसरो जो है वो सक्सेसफुली एक बार सॉफ्ट लैंड कर चुका है। और जापान क्या देने वाला है, रोवर देने वाला है जो बेसिकली वहां पे जो सरफेस स्टडीज है उसको कंडक्ट करेगा। ओके तो यहाँ पे जो ये आपका जॉइंट लूनर पोलर मिशन है ये बेसिकली आपका एक्सप्लोर करेगा साउथ पोल। ओके तो मून का जो साउथ पोल है उसको ये करेगा और मून के साउथ पोल में एक पर्टिकुलर रीजन है जो बेसिकली आपका परमानेंटली डार्क रहता है। ओके तो जो ये परमानेंटली डार्क रीजन है, पीडीआर, परमानेंटली डार्क रीजन, इस पर्टिकुलर रीजन को यहाँ पे ये जो आपका चंद्रयान 5 है ये स्टडी करेगा। अगेन यहाँ पे सिर्फ इतना काम का नहीं है, आपके एग्जाम के लिए काम का क्या है भाई, इससे पहले जो चंद्रयान मिशन हुए थे उनके बारे में आपको क्या पता है। ओके तो चंद्रयान 1 दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन, 2008 में हमने कंडक्ट करा था एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वर एबल टू डिस्कवर वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। ओके तो वाटर मॉलिक्यूल्स हम मून पे हमने इसके साथ डिस्कवर करे थे। वी बेसिकली वेरीफाइड, वी बेसिकली वी प्रोवाइडेड क्रेडिबल एविडेंस कि आपके मून के ऊपर पे वाटर अवेलेबल होता है, इसलिए चंद्रयान 1 इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 के बाद हमने फॉलो किया विद द वेरी एम्बिशियस चंद्रयान 2 2019, उसमें हमें पार्शियल सक्सेस मिली क्योंकि इसके अंदर में हमने एक ऑर्बिटर करा था जो तो हमारा सक्सेसफुल रहा था, बट हमारा लैंडर, एंड बिकॉज लैंडर फेल हो गया तो रोवर भी फेल हो गया था। आपका विक्रम और प्रज्ञान है ये पर्टिकुलर आपके फेल हो गए थे, ये सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाए थे, ये हार्ड लैंड करे थे। ओके तो यहाँ पे ऑर्बिटर सक्सेसफुल है, ऑपरेट स्टिल डेट अभी तक ऑपरेट कर रहा है, बट ये जो पर्टिकुलर आपका लैंडर और रोवर है ये आपका नहीं हुआ। इसके लिए हमने हमारा उस टाइम का सबसे पावरफुल रॉकेट, और आज का भी पावरफुल रॉकेट यही है, GSLV मार्क 3 करा था। यही रॉकेट का नाम चेंज हो गया जो चंद्रयान 3 के अंदर में हमने यूज करा है, बट दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट।
ओके फिर हमने हार नहीं मानी, हमने कुछ साल बाद ही विद इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स, अगर कोविड नहीं होता और भी जल्दी कर पाते, तो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च करा 2023 में, और इसमें हमने सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करा। हमने हमारे लैंडर के और रोवर के नाम सेम ही रखे थे, विक्रम और प्रज्ञान। अगर ये मैंने लिखा नहीं होता तो मैं आपसे ये पूछने वाला था कि चंद्रयान 3 में लैंडर रोवर के नाम क्या थे। ओके इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा था क्योंकि 2 बार हम चक्कर काट रहे हैं, तीसरी बार भेजने की जरूरत नहीं है। इसमें लॉन्च व्हीकल क्या है, LVM-3 है, जो नया नाम है इसी GSLV Mark 3 का। ओके तो GSLV Mark 3 का ही नया नाम है LVM-3। इंडिया क्या है, 4th कंट्री बन चुका है सॉफ्ट लैंड ऑन मून में, और 1st कंट्री टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। ठीक है, तो ये 3 मिशंस हैं जो हम कर चुके हैं। इसके बाद 2 पर्टिकुलर मिशंस हमारे आपके प्रॉमिस हैं, जैसे चंद्रयान 4 है जो एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन है। ओके तो यहां पे सिर्फ 3 कंट्रीज है जो ये कर पाई हैं, दैट इज US, रशिया एंड योर चाइना नाउ, एंड इंडिया वांट्स टू बिकम द 4th कंट्री टू डू सो, कि एक सैंपल रिटर्न मिशन लेकर आना चाहता है। नेक्स्ट इज योर चंद्रयान 5 ल्यूपेक्स, जो आपका ज्वाइंट मिशन है। ओके बट यहां पे मैं आपके लिए फिर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। जैसे कि चंद्रयान 1 में भी हमने एक प्रोब डाला था जिसको बोलते हैं मून इंपैक्ट प्रोब। इसका जो लैंडिंग पॉइंट है उसका क्या नाम है। सेकंड, चंद्रयान 2 पे जो हमारा सॉफ्ट लैंड फेल हुआ था बट हार्ड लैंडिंग तो हुई थी, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमने क्या नाम दिया है। एंड फाइनली जो चंद्रयान 3 है उसमें जो पर्टिकुलर आपका विक्रम और आपका प्रज्ञान, विक्रम जो आपका सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड करा था, उस पर्टिकुलर पॉइंट का नाम क्या है। तो आप तीनों जो लैंडिंग पॉइंट्स है उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके तो यह है विद रिगार्ड टू चंद्रयान मिशन। नेक्स्ट पे आते हैं, तो एक डिफेंस से न्यूज है कि आपकी INS माही जो करके आपकी पहली, नॉट द फर्स्ट तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आपकी एंटी सबमरीन वॉरफेयर आपकी शिप्स क्रिएट करी जा चुकी है। तो यहां पे आपका INS माहे जो है वो इंडिया का फर्स्ट माहे क्लास का ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है। अब ये फर्स्ट क्यों बोला हुआ है, क्योंकि माहे क्लास या जो इस टाइप की ASWs बनाई जाएंगी वो इसके बाद बनाने वाली होंगी, वो सब इसके सिमिलर होंगी। ओके यूजुअली जो भी उस क्लास की पहली सबमरीन का नाम, पहली पर्टिकुलर सबमरीन या शिप का नाम होता है, उसी से उस क्लास को जाना जाता है। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट पढ़ा है, प्रोजेक्ट 17A, उस प्रोजेक्ट 17A के अंदर में INS हिमगिरी और INS उदयगिरी बनाया है, तो उनको हम नीलगिरी क्लास भी बोलते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर क्लास की पहली शिप का नाम नीलगिरी था, तो इसलिए प्रोजेक्ट 17A को ही हम प्रोजेक्ट नीलगिरी भी कहते हैं। तो अगर कल इसको एक प्रोजेक्ट बना दिया जाता है और इसमें और भी ASW बनाई जाती हैं, तो पॉसिबली इसका नाम प्रोजेक्ट माहे भी हो सकता है। ओके तो ये इंडिया का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, और इसको एक नाम दिया गया है साइलेंट हंटर। व्हाई, बिकॉज ये बहुत ही छुपके आपका बहुत ही शांति से आपका रेडार को यहाँ पे बेसिकली चकमा देके ये इजीली आपका बेसिकली आपका ये सर्विलेंस कर सकता है। तो ये हमारा पहला माहे क्लास ASW सबमरीन है, वाटरक्राफ्ट है, नॉट सबमरीन, वाटरक्राफ्ट है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ये हमारा एक शैलो वाटरक्राफ्ट है, और ये इंडिया को बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है इंडियन ओशंस के अंदर में। ओके इसके अलावा इसमें खास बात ये रही कि बिकॉज ये एक नेवल वाटरक्राफ्ट है, बट इसको बेसिकली यहाँ पे कमीशन करवाया गया है बाय द आर्मी चीफ। तो आर्मी के जो चीफ है, ही केम फॉर द नेवल सेरेमनी, और इस बार कमिश्निंग जो है वो इनसे कराई गई है, और ये पहली बार हो रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो यहाँ पे नेवल की शिप को कमीशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज सेंड करने की बात करी गई है कि भाई इंडिया के जो आर्म फोर्सेस हैं ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, एक ही पर्टिकुलर यूनिट का हिस्सा है। तो यहाँ पे चाहे नेवी चीफ हो, आर्मी चीफ हो, एवरीवन इज द सेम। तो यहाँ पे आर्मी चीफ से कमीशन करा गया। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हु इज द करंट आर्मी चीफ, हु इज द करंट नेवी चीफ एंड हु इज द करंट एयरफोर्स चीफ। ओके तो ये जो तीनों पर्टिकुलर चीफ्स हैं, इन तीनों के नाम आपको बताने पड़ेंगे। अगेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया है। इट इज बीन मेड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, 80% इंडियन कंपोनेंट्स हैं। ओके तो बहुत हद तक हम कंप्लीट इंडियनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। 80% जो पर्टिकुलर इसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो इंडियन ही है। ओके एंड दिस इज विथ रिगार्ड टू INS माहे।
नेक्स्ट पे करते हैं, गावी एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, और यूनिसेफ इन्होंने एक डील इंक करी है जिसके अंदर में दे वांट टू प्रोवाइड इजी एक्सेस एंड चीपर एक्सेस टू मलेरिया वैक्सीन। ओके, और इस पर्टिकुलर अफोर्डेबल मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव के लिए जो वैक्सीन शॉर्टलिस्ट करी गई है वो है R21 मैट्रिक्स एम। ओके, तो अभी करंटली मलेरिया की दो वैक्सीन है, एक तो है RTS-S ऑल्सो नोन बाय इट्स ब्रांड नेम ऑफ मॉस्क्यूरिक्स और AS01, और दूसरी है R21 जिसका ब्रांड नेम है मैट्रिक्स एम। ओके, तो ये दो पर्टिकुलर वैक्सीन हैं। इसमें अगर आप देखोगे मैंने R21 के सामने जो बेसिकली शॉर्टलिस्ट करी जा रही है उसके पर्टिकुलर जो डेवलपर्स है उनका नाम भी दिया गया है, और वो नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि एक तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो हमारे काम का नहीं है, बट दूसरी जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये एक इंडियन कंपनी है। दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर क्रिएटिंग कोविशील्ड ऑल्सो। तो दिस इज द इंस्टीट्यूट जो इस बेसिकली इस वैक्सीन को मास प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। विच वैक्सीन इट इज R21 मैट्रिक्स एम। ओके, बट ये WHO अप्रूव्ड पहली वैक्सीन नहीं है, दिस इज द सेकेंड WHO अप्रूव्ड वैक्सीन, और अभी इसका यूसेज स्टार्ट नहीं हुआ है। विच वाज द फर्स्ट WHO अप्रूव्ड वैक्सीन एंड ऑल्सो बीइंग यूज्ड नाउ इज RTS-S। ओके, तो इसके ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और R21 के भी अब ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब इनको मास प्रोड्यूस किया जाएगा। और जो गावी करके एक पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, विच स्टैंड्स फॉर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, इसको कई बार द वैक्सीन अलायंस भी बोल दिया जाता है, बट ग्लोबल गावी जो है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है और ये वैक्सीनेशन के लिए वर्क करती है। तो इसने और यूनिसेफ ने एग्रीमेंट करा है कि इसके लिए R21 मैट्रिक्स एम को अफोर्डेबल बनाएंगे और उसको और भी एक्सेसिबल बनाएंगे, सो दैट मलेरिया रिलेटेड जो डेथ्स होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ्स अफ्रीका के अंदर में होती है, उनको हम कंट्रोल कर सकें, और कुछ ऐसी पर्टिकुलर डेथ्स जिनको बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हो उनको हम बेसिकली यहां पे कंट्रोल कर पाए। ओके, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। R21 मैट्रिक्स एम इज द अफोर्डेबल मलेरिया वैक्सीन जो यहां पे टारगेट करी जा रही है, बट द फर्स्ट वैक्सीन इज RTS-S। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन इंप्लाई। देखिए, इस न्यूज को हम अलग MIT में भी कर सकते थे, और अभी ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इस एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो इस साल भी दे रहे हैं 143 आर्टिकल जो है उसको लेके कुछ पर्टिकुलर चीज यहाँ पे क्लियर करी गई है। ओके, सो यहां पे भी नो दिस कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इन द केस ऑफ गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली टाइमलाइंस लेट डाउन कर दी थी कि अगर गवर्नर किसी बिल को यहां पे एसेंट नहीं देना चाहता है तो उसको 3 मंथ्स के अंदर में वो पर्टिकुलर डिसीजन लेना है कि क्या उसको ये रेफर करना है प्रेसिडेंट को या फिर इसको रिकंसिडरेशन के लिए सेंड करना है। ओके, तो यहां पे एक लैंडमार्क जजमेंट मारा जा रहा था। वाई सो? बिकॉज इससे पहले कहीं पर भी प्रेसिडेंट या गवर्नर को अपना काम कैसे करना है ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है कि भाई कितने टाइम में डिसीजंस लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस लूप होल को फिल करने की कोशिश करी थी, बिकॉज अगर यहां पे गवर्नर चाहे प्रेसिडेंट चाहे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्नर या प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के बिल को स्टॉल करना चाहे तो इजीली इस चीज को कर सकता है। ओके, तो यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 3 मंथ्स की डेडलाइन ली। दूसरी चीज क्या बोली कि अगर डिले होता है तो उसको जुडिशियली रिव्यू कराया जा सकता है, और आर्टिकल 142 जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती हैं, उसके अंदर में क्या बोला कि अगर यहां पे 3 मंथ का टाइमलाइन आपका पूरा हो जाता है तो वहां पे डीम्ड एसेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो तमिलनाडु के जो बिल्स थे जो स्टक थे गवर्नर के पास में या प्रेसिडेंट को रेफर करे गए थे और मोर देन 6 मंथ्स एक ईयर से ऊपर हो चुका था, उन सबको डीम्ड एसेंट यहां पे ग्रांट कर दी जाएगी। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है इसको गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के थ्रू रेफर करा कि भाई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करा सुप्रीम कोर्ट को, और 14 क्वेश्चंस यहां पे क्रिएट करे सुप्रीम कोर्ट के लिए कि यू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन यहां पे जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनको कोई टाइमलाइन नहीं देता तो क्या जुडिशरी जो थर्ड ब्रांच है, जो आपके सेपरेशन ऑफ पावर में थर्ड ब्रांच है, क्या वो एग्जीक्यूटिव्स को या लेजिस्लेचर को इस तरह से गाइडलाइंस दे सकती हैं।
ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन को चेंज करा, तो वो जो ओपिनियन क्या है उसमें क्या कहा गया है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन केस यू आर प्लानिंग टू गिव सम एग्जाम जो लेट से आज से 1 महीने बाद हो रहा है या 15-20 दिन बाद हो रहा है, तो वहां तक भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगले साल के लिए तो ये लीगल और जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जब भी कोई बिल प्रेजेंट किया जाता है आपके गवर्नर के पास में या प्रेसिडेंट के पास में, तो उसके पास में 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला है या तो उसको एसेंट दे दे, ओके तो आपने बिल को पास कर दिया। दूसरा है अगर उसको यहां पे डिसएग्रीमेंट है उस बिल से, उसमें कोई इश्यू दिखता है, तो वो यहां पे प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है। और तीसरा है कि यहां पे वो उस बिल को पर्टिकुलरली रिटर्न कर सकता है, एक्सेप्ट मनी बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता है, बट बिल को रिटर्न किया जा सकता है विद कमेंट्स। ओके कि क्यों, क्या रीजन है आपका बिल को रिटर्न करने का, तो कमेंट के साथ आप इस पर्टिकुलर बिल को रिटर्न कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं। ओके तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई अगर आपको एसेंट नहीं देना है, एसेंट देना है तो 1 महीने के अंदर में आप अप्रूव कर दीजिए। अगर आपको एसेंट नहीं देना है, रिजर्व करना है, रिटर्न करना है, तो आपके पास में 3 मंथ का टाइमलाइन है। ओके और यही चीज जो है इसको ही अब ओवररूल कर दिया गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, तो ये सारे पॉइंटर जो आपको दिख रहे हैं, ऑल द पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट। मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ में इसको समझा देता हूं। पहला भाई गवर्नर के पास में डिस्क्रिशन है तीनों ऑप्शन में से चूज करने को। सेकंड पॉइंट कि वो बाउंड नहीं है बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो एड एंड एडवाइस दी है उससे वो बाउंड नहीं है, यानी गवर्नर यहां पे अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज कर सकता है। अब देखिए ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में जब पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो बाउंड होता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल मिनिस्टर ने कहा कि पार्लियामेंट का ये बिल पास हुआ है, इसको असेंट दे दीजिए, तो असेंट देना पड़ेगा। उसने बोल दिया कि नहीं असेंट दे सकते, तो मत दीजिए, उनको रिटर्न करवाइए बिल को, ठीक है, बट यहां पे इट इज नॉट बाउंड। तीसरी चीज, गवर्नर का एक्शन जो आर्टिकल 200 में, मतलब उसने क्या डिसीजन लिया है वो नॉन जस्टिसेबल है जनरली। तो यहां पे एक बड़ा पर्टिकुलर चेंज हुआ है, अपने पूरे जजमेंट को ओवररूल करके मैं कहूंगा कि और भी ओवर करेक्ट कर लिया है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि गवर्नर के जो एक्शंस है अंडर आर्टिकल 200 वो जनरली नॉन जस्टिसेबल है, उनको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोर्ट में नहीं ला सकते हो। हाउएवर अगर वहां पे प्रोलॉन्ग्ड और अनएक्सप्लेन्ड इनएक्शन है, अगर बहुत लंबे टाइम से और बिना एक्सप्लेनेशन के कोई इनएक्शन वहां पे है कि उसका कोई रीजन ही समझ नहीं आ रहा, तो उसमें लिमिटेड पर्टिकुलर स्कोप के अंदर में जो गवर्नर है उसको डायरेक्शन, मैंडेमस का डायरेक्शन दिया जा सकता है और उसको बोला जा सकता है कि आप डिसाइड करिए, बट ये नहीं बताया जाएगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है। ओके तो बेसिकली यहां पे जो मैंडेमस हो सकता है वो सिर्फ डिसीजन करने के लिए हो सकता है, बट कैसे डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है वो बताना यहां पे जरूरी नहीं, कितने टाइम में करना वो जरूरी नहीं है। और सिंपली क्या बोला है, कोर्ट कैन नॉट प्रिस्क्राइब एनी डेडलाइंस फॉर प्रेसिडेंट और गवर्नर इन केस ऑफ बिल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ओके तो बेसिकली क्या करा गया है, जो 3 मंथ का टाइमलाइन है उसको यहां पे प्रोस्क्राइब कर दिया, प्रिस्क्राइब की जगह प्रोस्क्राइब कर दिया है। ओके और बोला क्या है कि भाई ये जो अच्छा ये सब है, इसके अलावा और चीज क्या क्लियर करिए कि भाई जो आपका प्रेसिडेंट गवर्नर का एसेंट है आर्टिकल 200-201 में, वो जुडिशियली रिव्यूएबल नहीं है प्री इनएक्टमेंट स्टेज। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई बिल एक्ट नहीं बन जाता, जब तक कोई बिल एक्ट नहीं बन जाता, उस बिल को आप जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते। विच सिंपली मीन्स कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को बिल से कोई इश्यू है कि देखो ये बिल आ जाएगा तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ये वायलेट हो जाएंगे या वो हो जाएगा, उसको आप कोर्ट के अंदर में जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते हो प्री इनेक्टमेंट स्टेज के ऊपर पे। एक्ट बनने से पहले आप उसको बेसिकली उसके ऊपर पे आप केस फाइल नहीं कर सकते हो, एक्ट बनने के बाद ही करोगे, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 142 में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है उसको भी यहां पे रिस्ट्रिक्ट करा गया और जो डीम असेंट यहां पे अलाउ किया गया था उसको भी अब खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो यानी कि अगर यहां पे अननेसेसरी प्रोलॉन्ग डिले भी हो रहा है उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको एक लिमिटेड मैंडेमस दिया जा सकता है प्रेसिडेंट गवर्नर को, बट डीम्ड असेंट का कंसेप्ट जो है उसको खत्म कर दिया गया है। ओके तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आपको सामने दिख रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। अगेन मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि इसका भी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिएगा इनको समझने की, कि आपको ये रटने ना पड़े, आपके ये पर्टिकुलर माइंड में इम्बाइब हो जाए कि किस तरीके से अब आपके आर्टिकल 143 में या आर्टिकल 200 में 201 में डिसीजंस लिए जाएंगे। ओके अब वी नो दिस कि यहां पे जब ये जजमेंट आया तो इसके क्या क्या रिस्क है,
ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्रिटिसिज्म यह है कि देखिए सेंटर स्टेट के जो फ्रिक्शन है जो पहले ही बहुत हाई होते हैं जब दोनों पर्टिकुलर पार्टीज में, दोनों पर्टिकुलर सेंटर स्टेट में अपोजिशन रूल स्टेट्स होती हैं। दूसरा, यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर को डिले किया जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है, और गवर्नर की पावर को, गवर्नेटोरियल मतलब होता है रिलेटेड टू गवर्नर, उन पावर को यहां पे बेसिकली पॉलिटिकली मिसयूज किया जा सकता है। तो ये सब इसके पर्टिकुलर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, तो आप प्लीज इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज देख लेते हैं। तो COP 30 जो है वो आपकी बेलेम ब्राजील के अंदर में करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां पे आपके जो COP 30 में अब तक के अपडेट क्या है वो हम कवर कर लेते हैं। आई नो हम पूरे साल नेक्स्ट ईयर को कंप्लीट करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे, तो कुछ पॉइंट्स इस साल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स ज्यादातर नेक्स्ट ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो आपको फर्स्ट पेज पे दिख रहा है, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। जैसे कि COP नंबर 30 था आपका, सारी COP जो है इंपॉर्टेंट मेजर जो है COP 1, 3, 21, 26 इंडिया में जो COP हुई थी, ये सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज कर लेना। और COP 30 जो थी वो बेलेम ब्राजील में आपकी यहां पे कंडक्ट कराई गई है। Who's the president of COP? हर COP का एक प्रेसिडेंट होता है, तो प्रेसिडेंट है आंद्रे कोरिया डी लागो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन इज द करंट चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर COP। और इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रखा है ब्राजील ने, और उसका लिए एक ब्राजीलियन टर्म है जिसका मतलब, जिसका नाम है, जिसका जो वर्ड है मुटीराओ। मुटीराओ करके एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलेक्टिव एफर्ट्स। तो कॉमन गोल को अगर हमें अचीव करना है, जैसे हमें यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है, तो हमें कलेक्टिव एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो ये एक ब्राजीलियन कंसेप्ट है जो हर जगह बहुत कॉमन है कि भाई कलेक्टिव एफर्ट्स, सबको मिलकर काम करना है अगर हमें कोई कलेक्टिव गोल अचीव करना है, तो उसको ब्राजीलियन कंसेप्ट है उसका मुटीराओ। तो इसी के बेसिस पे कि भाई अगर हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, मुटीराओ वाला जो फील है वो लाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद इस COP 30 जो इसके की आउटकम्स क्या हैं, क्या क्या अभी तक फाइनलाइज हो चुका है। तो अडेप्टेशन फाइनेंस को लेके कि जो क्लाइमेट अडेप्टेशन, एक मिटिगेशन होता है, एक अडेप्टेशन होता है कि जो सिटी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो अडेप्ट करना स्टार्ट करें, नया जो लाइफस्टाइल हमें मेंटेन करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर चेंजेस हैं जो अब आपके कंट्रोल नहीं हो सकते हैं, उनके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अडेप्टेशन फाइनेंस की बात करी गई है। और यहां पे बोला गया है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, दे हैव टू ट्रिपल देयर फाइनेंस बाय 2035। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन उसको ट्रिपल करना पड़ेगा। अभी दे हैव प्रॉमिस, पिछले COP के अंदर में उन्होंने 300 बिलियन प्रॉमिस करे थे अंडर NCQG। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है जिसके अंदर में कितना आपको पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन करना है, $300 बिलियन का, तो इसको ट्रिपल करना पड़ेगा 2035 तक, यानी अराउंड 1 ट्रिलियन तक आपको लाना पड़ेगा इसको। इसके बाद है लॉ ऑफ इंप्लीमेंटेशन, लॉन्च ऑफ इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर। तो यहां पे एक पर्टिकुलर आपका यू कैन कॉल इट एज अ बॉडी जो क्रिएट करा गया है, जिसका काम ये होगा कि वो क्लाइमेट एक्शन की इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखे। तो जब भी ऐसा लग रहा है कि भाई हम क्लाइमेट चेंज को लेके थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो पर्टिकुलर बॉडी होगा, इट इज देयर टू रिमाइंड अस एंड टू गिव अस टारगेट्स, नॉट जस्ट टू वन कंट्री बट टू ऑल कंट्रीज एंड ऑल कंट्रीज टुगेदर, जिसके अंदर में आपको ये बेसिकली कैसे एक्सेलरेट करना इंप्लीमेंटेशन को, उसके लिए गाइड करता रहेगा, जिससे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के गोल को भी अपने पर्टिकुलर रीच में रख सके। और तीसरा हमने करा है जस्ट ट्रांजिशन कोऑपरेशन, जो एक नया मैकेनिज्म है जिसमें हम एक पर्टिकुलर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ग्लोबली कोऑपरेट कर सकते हैं। सो एक रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है कि हम फॉसिल फ्यूल एनर्जी से आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी उस पर मूव करें, तो उसी के लिए एक जस्ट ट्रांजिशन कोऑपरेशन बनाए जिससे हम ग्लोबली यहां पे कोऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज है, अगेन एलेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अभी पेपर नहीं बनाओ तो ये आपसे पूछ लिया जाए, और स्लैट या बाकी एग्जाम दोगे उसके लिए तो काम का है ही। तो इथोपिया के अंदर में एक पर्टिकुलर वोल्केनो का यहाँ पे इरप्शन हुआ है, एंड ये खास इसलिए है बिकॉज ये इरप्शन इसका पहला इरप्शन है जो 12,000 ईयर्स में हुआ है। 12,000 ईयर से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि इससे पहले ये कब आपका पर्टिकुलर इरप्ट हुआ था। तो पॉसिबली इस एरा के अंदर में, होलोसीन एरा चल रहा है, इसमें एक भी एविडेंस नहीं इस करप्शन का, और 12,000 ईयर्स के बाद में ये एक आपका वोल्केनो है जो इरप्ट हुआ है। कहां पे हुआ है? इथोपिया के अंदर में, अफार रीजन है, दूर का रीजन है इथोपिया में, वहां पे पर्टिकुलर ये आपका बर्स्ट हुआ है। नाम क्या है इसका? हाईली गुबी।
हाईली गुबी इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वोल्केनो जो पिछले 12,000 साल से आपका डोरमेंट था और अब वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है, तो यहां पे इसका कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, हर न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है कि इंटरनेशनल एविएशन पे इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली इथोपिया जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर में इथोपियन एयरलाइन जो है वो सबसे ज्यादा आपका सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर आपका मूवमेंट है वो इथोपियन एयरलाइंस का। इथोपिया इज अ मेजर ट्रांजिट हब ऑल्सो, तो एयरक्राफ्ट के लिए ट्रांजिट हब भी है। तो किसी को अफ्रीका के किसी कॉन्टिनेंट में जाना है स्पेसिफिकली एशिया से, तो वो पहले इथोपिया जाता है और फिर इथोपिया से उसको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होती है। यूरोप की कनेक्टिविटी भी थ्रू इथोपिया ही सबसे बेस्ट है। तो यहां पे बहुत सारे फ्लाइट जो है वो आपके बेसिकली यहां पे आपके डिस्टर्ब हुए हैं क्योंकि जो वोल्केनिक ऐश होती है, बिकॉज वोल्केनिक इरप्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, तो आपकी जो वोल्केनिक ऐश होती है ये एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा हाइट तक जाती है और बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है जो आपके इंजन को डैमेज कर सकती है, इंजन फेलियर तो कॉज कर सकती है और अब्रेसिव पार्टिकल जो है फ्यूलेस को यहां पे सेंसर्स को यहां पे डैमेज कर सकते हैं। तो बेसिकली इथोपिया के आसपास का जो रीजन है ये नो फ्लाई जोन हो चुका है जिस वजह से देयर इज फ्लाइट डिस्टरप्शंस आल्सो। ओके, तो हाईली गोबी वोल्केनो इरप्शन आपको पता होना चाहिए। एक और न्यूज देख लेते हैं। तो ये न्यूज भी आपने सुनी होगी कि देयर वाज अ पर्टिकुलर प्रपोजल कि चंडीगढ़ जो पर्टिकुलर यूटी है इसको आर्टिकल 240 के अंदर में दे वांटेड टू पुट इट। तो यहां पे प्रपोजल आया था कि जो पार्लियामेंट एक लॉ ला रही है जिसके थ्रू जो चंडीगढ़ यूटी है उसको आर्टिकल 240 के अंदर में पुट किया जाएगा। बट जैसे ही ये प्रपोजल पब्लिक हुआ तो पंजाब के अंदर में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए और करंटली अभी वापस से इस पर्टिकुलर प्रपोजल को विड्रॉ कर लिया गया। तो आर्टिकल 240 क्या है, अभी करंट स्टेटस क्या है, आर्टिकल 240 में अगर चंडीगढ़ आ जाएगा तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो करंटली जो आपका चंडीगढ़ है ये एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि इट इज गवर्न्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ओनली। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट चंडीगढ़ का क्या है कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी बट इट इज ऑल्सो अ शेयर्ड कैपिटल ऑफ योर पंजाब एंड ऑल्सो ऑफ योर हरियाणा। तो करंटली ये एक शेयर्ड कैपिटल है पंजाब की भी और हरियाणा की भी, और करंटली जो भी पंजाब का गवर्नर होता है उसको ही एडिशनल चार्ज मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़ का। तो यहाँ पे अलग से एलजी नहीं है चंडीगढ़ का कोई, जैसे दिल्ली के अंदर में है या किसी पुडुचेरी के अंदर में है। यहाँ पे जो पंजाब का ही पर्टिकुलर गवर्नर होता है उसी को ही एडिशनल चार्ज दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे पंजाब हरियाणा के जो लॉज हैं वो भी गवर्न करे जाते हैं आपके, वो भी गवर्न करते हैं चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ के डिफरेंट रीजन्स में पंजाब हरियाणा के लॉज भी लगते हैं। यूटी का कोई लॉ है या गवर्नर ने कोई लॉ लगाया है तो वो लॉ भी वहां पे इंप्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा चेंज करने का गवर्नमेंट सोच रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही थी, और उसके लिए व्हाट दे वर प्लानिंग टू डू वाज कि इसको हम आर्टिकल 240 में डाल देते हैं। अब आर्टिकल 240 क्या है, आर्टिकल 240 वो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है टू मेक लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो अगर यहां पे आर्टिकल 240 में आपका चंडीगढ़ आ जाएगा तो उसके बाद में जो प्रेसिडेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के थ्रू एक्ट करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आपके यूटी के लिए, यूटी ऑफ चंडीगढ़ के लिए भी लॉज बना सकता है। जैसे कि आर्टिकल 240 करंटली जो बाकी की यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, ये जो पर्टिकुलर आपकी यूटीज हैं इन पे अप्लाई होता है। पुडुचेरी के अंदर में अगर आपका असेंबली डिसॉल्व होता है या सस्पेंडेड है, यानी लेट्स से प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है वहां पे, लेजिस्लेटर वहां पे अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में पुडुचेरी के अंदर में भी आर्टिकल 240 लगता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट उसके लिए भी लॉस बना सकती है। ओके, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस लॉ, ये जो पर्टिकुलर 240 में रेगुलेशन बनाते हो, ये जितने भी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जैसे पंजाब या हरियाणा ने चंडीगढ़ के अंदर में कोई लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है तो उन सबको ये ओवरराइड कर सकता है, यानी कि दिस पर्टिकुलर लॉ व्हिच इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 240 दिस वुड बी सुपीरियर टू एनी अदर लॉ क्रिएटेड बाय लेट्स से पंजाब और हरियाणा। नाउ चंडीगढ़ जो है वो स्पेशल प्लेस रखता है पंजाब की पर्टिकुलर पब्लिक के अंदर में, और जो पंजाब की गवर्नमेंट इट बिलीव्स कि चंडीगढ़ शुड बी द कैपिटल ऑफ पंजाब ओनली, नॉट अ शेयर्ड कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा।
ओके एंड देयर इज वन प्रपोजल आल्सो ऑनगोइंग विच इज कि भाई हरियाणा गुड़गांव को अपनी कैपिटल बना सकता है, विच इज आल्सो बीन डेवलप्ड, और पंजाब जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की कैपिटल रह सकता है। तो जैसे ये पर्टिकुलर प्रपोजल आया तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है, पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी जो है एंड पंजाब की पब्लिक है, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, इसलिए वापस इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे आपने वापस से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन यू कि क्या क्या पर्टिकुलर उसका रिपरकशन होगा, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चंडीगढ़ में भी क्या हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट एलजी अपॉइंट कर दिया जाएगा जैसे बाकी यूटीज में होता है, और वो यूटी को गवर्न करेगा। बट पंजाब इज नॉट एग्रीइंग टू इट, व्हाई? बिकॉज पंजाब बिलीव्स कि जो चंडीगढ़ है करंटली तो ये शेयर्ड कैपिटल है, बट फ्यूचर के अंदर में ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की कैपिटल बन जानी चाहिए। तो अगर आर्टिकल 240 में एक बार पुट कर दिया जाता है तो फिर उसका एक पंजाब की कैपिटल बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दे आर स्टिल प्रोटेस्टिंग। ओके, तो ये था विथ रिगार्ड टू आर्टिकल 240। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम बोथ न्यूज़पेपर। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं अपने आप को लिमिट करूं जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर उसमें फैक्चुअल्स को हम पढ़ सके। ओके, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगा है उनके आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इतना ही टाइम है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उनको लास्ट टाइम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।